मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और ये जानकारी प्राप्त की थी कि सुल्तान जलालुद्दीन की धोखे से हत्या करने के बाद किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को सुल्तान घोषित किया और किस प्रकार देवगिरी से प्राप्त लूटे हुए धन का उपयोग उसने अपने सैन्य वृद्धि और अमीरों को और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए किया और किस प्रकार उसने फिर दिल्ली के ऊपर अधिकार करके सुल्तान जलालुद्दीन के जो उत्तराधिकारी थे उनको भागने के लिए मजबूर किया। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उनको दूर करने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए उनके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की प्रारंभिक कठिनाइयों के विषय में जानने की। दिल्ली पे तो अधिकार उसने कर लिया था, परंतु अभी भी उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। मसलन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पूर्व सुल्तान स्वर्गीय जलालुद्दीन खिलजी का जो सबसे योग्य उत्तराधिकारी था वह अभी भी मुल्तान पे राज कर रहा था, अर्थात अर्क अली खान, और वह स्वाभाविक रूप से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कट्टर विरोधी था। तो जब तक उसको समाप्त नहीं किया जाए तब तक अलाउद्दीन खिलजी का राज्य निष्कंटक नहीं हो सकता था। मलिकाए जहाँ और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो अहमद चप जैसे जलालुद्दीन खिलजी के विश्वसनीय सरदार थे वो भी भागकर मुल्तान चले गए थे। तो ये एक बड़ा शक्ति का केंद्र बन गया था। इसको यहाँ से पराजित करके खदेड़ना है, उनकी हत्या करना, ये बड़ी समस्या थी। पंजाब में खोखर जो जाति थी वो लगातार विद्रोह कर रही थी और पंजाब को एक प्रकार से उन्होंने अस्थिर कर दिया था। राजपूताने पर भी सल्तनत का अधिकार लगभग उठ गया था और उस समय राजपूताने में शक्ति के दो प्रख्यात केंद्र थे, एक रणथंबोर और दूसरा चित्तौड़। दोनों स्वतंत्र थे। पीछे हमने जलालुद्दीन खिलजी के विषय में जब अध्ययन किया था तब हमने जाना था कि किस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने मंडोर के ऊपर तो अधिकार कर लिया था, परंतु रणथंबोर के ऊपर अधिकार करने का उसने निश्चय किया, परंतु घेर डालने की हिम्मत नहीं कर सका और वहाँ से वापस आ गया था। तो ये दोनों जो रियासतें थी, शक्ति के बड़े केंद्र थे, वो दोनों स्वतंत्र थे। मालवा और बुंदेलखंड भी अभी दिल्ली के अधिकार से बाहर थे। बंगाल और बिहार हमने देखा है कि किस प्रकार लखनऊती विद्रोह की राजधानी के रूप में जानी जाती थी। वो अधिक दूर होने के कारण उसके ऊपर अधिकार बनाए रखना इतना आसान नहीं था। इतिहास को पढ़ते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस काल का इतिहास पढ़ते हैं उस काल की परिस्थितियों के हिसाब से ही हमें इतिहास को समझना चाहिए। उस काल में जो साधन उपलब्ध थे, जो अस्त्र शस्त्र उपलब्ध थे, जो तकनीक उपलब्ध थी, उन समस्त तकनीकों के आधार पर ही उस काल को हमें समझना चाहिए। आज की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से उस काल को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। आज तो हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, परंतु और अमेरिका से सामान आना, दूसरे देशों से सामान आना बहुत ही आसान सा काम हो गया है। यातायात के साधन इतने द्रुत हो गए हैं, संचार इतना गतिशील हो गया है, गतिमान हो गया है कि हम अपने समाचारों को पहुंचाने में बड़ा सहूलियत हो गई है और रियल टाइम में हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं।
परंतु जिस काल की हम अध्ययन कर रहे हैं उस काल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। इवन मोटर गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं थी। घोड़े उस समय भी सबसे द्रुत गति से चलने वाले साधन थे। और बंगाल जैसे दूरस्थ प्रांत में अगर कोई विद्रोह हो जाता था तो उसकी सूचना दिल्ली तक पहुंचने में कई दिन लगते थे, और फिर यहाँ से सेना भेजने में भी कई दिन लगते थे। तो तब तक विद्रोही सामंत वहाँ पर अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर लेता था। तो तत्कालीन परिस्थितियों को समझकर ही हमें युक्त तार्किक निर्णय हमें इतिहास बोध के बारे में लेना चाहिए। तो उनके ऊपर अब जितना दूरी के जो प्रदेश थे उन प्रदेशों पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल कार्य था उस समय में। और यही कारण है कि हम दिल्ली सल्तनत की तो स्थापना बारहवीं शताब्दी के अंतिम समय में ही शुरू हुई थी, परंतु दक्षिण भारत अभी भी इस्लामिक प्रभाव, इस्लामिक आक्रमणों से वंचित था। उसके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने ज़रूर दक्षिण के एक राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहाँ पर बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी लूटी थी, परंतु उसके लौटते ही वहाँ के शासक रामचंद्र देव ने वापस देवगिरी पर अधिकार स्थापित कर लिया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो दक्षिण तो एक प्रकार से सल्तनत व्यवस्था से बाहर की ही चीज़ थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो नियंत्रण था वो दिल्ली के आसपास के प्रदेशों पर था और बहुत सारे प्रदेश उसके नियंत्रण से बाहर थे। इस समस्या के अलावा अलाउद्दीन खिलजी को शासक बनने के बाद कुछ विद्रोहों का सामना भी करना पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह उसके ज़माने में हुए। अगर हम देखें तो 4 विद्रोह उसके समय में हुए और 4 में से कुछ विद्रोह तो बहुत ही शक्तिशाली थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अभी शासन की बागडोर संभाली थी कि उसे विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो ये तो उसकी प्रशासनिक योग्यता ही थी जिसने इन विद्रोहों को दबाने में सफलता प्राप्त की। अन्यथा एक समय तो ऐसा था कि वह न केवल सल्तनत से बल्कि अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता। इसके समय में 4 विद्रोह महत्वपूर्ण थे। पहला विद्रोह नए मुसलमानों का था, दूसरा विद्रोह अकद खान का था, तीसरा विद्रोह बदायूं और अवध के सूबेदारों का था, और चौथा विद्रोह हाजी मोल्ला का था जो दिल्ली में हुआ। पहला विद्रोह 1299 ईस्वी में हुआ, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के 3 वर्ष के अंदर ही नए मुसलमानों का विद्रोह था। नए मुसलमान कौन थे? ध्यान रहे कि नए मुसलमानों पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने न केवल मंगोलों को परास्त किया बल्कि उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया। और जलालुद्दीन खिलजी के सद्भावनापूर्ण व्यवहार के कारण बहुत सारे मंगोल यहाँ पर रह गए थे और इन मंगोलों को दिल्ली में बसाने में भी बहुत ही उदारता का व्यवहार किया गया था। और इन मंगोलों का नेता था उल्गू खां। उल्गू खां के नेतृत्व में उल्गू खां इन नए मुसलमानों का नेता था। यहाँ पर पहला विद्रोह इन नए मुसलमानों ने किया। बारह सौ 99 ईस्वी में इनका विद्रोह हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना भेजी थी गुजरात पे अधिकार करने के लिए,
और वहाँ पर जो लूट का सामान मिला, उस लूट के सामान को बांटने के मामलों को लेकर जालोर के निकट झगड़ा हुआ था। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया था और ये जो नए मुसलमान जिन्हें मंगोल कहते हैं, वो भागकर उन्होंने रणथंभौर में शरण ली थी। और माना जाता है कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का एक कारण इन नए मुसलमानों को विद्रोह को दबाना भी था। दूसरा विद्रोह स्वर्गीय सुल्तान के भाई मोहम्मद के पुत्र अकद खां ने किया। अकद खां उस समय वकील ए दर के पद पर था। जब सुल्तान रणथंभौर पर आक्रमण करने जा रहा था, तब वह रास्ते में एक तिलपट नामक जगह पर शिकार करने के लिए रुक गया था। और जब सुल्तान शिकार खेलने में व्यस्त था, उसी समय अकद खां के सैनिकों ने सुल्तान पर आक्रमण किया और उसे लगभग अधमरा कर दिया। अकद खां के सैनिकों ने तो सोचा कि सुल्तान मर गया, और ये समझकर अकद खां ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। परंतु अकद खां की सोच यहाँ पर कमज़ोर रही। सुल्तान मरा नहीं था, अधमरा ही था, और वह वापस वो होश में आया और उसने अकद खां के विद्रोह को दबा दिया, उसको मार डाला गया। तीसरा विद्रोह बदायूं के राज्यपाल मलिक उमर और उसके भाई जो अवध का राज्यपाल था मंगू खां के द्वारा किया गया। ये दोनों महत्वपूर्ण पदों पर तो थे ही, साथ ही रिश्ते में भी अलाउद्दीन की बहन के पुत्र थे। और इनके विद्रोह के कारण बहुत सारे जो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही प्रकृति के जो अमीर थे, वो भी उनके साथ मिले हुए थे। सुल्तान ने कुछ विश्वसनीय अमीरों के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उन विद्रोह को समाप्त कर दिया। दोनों विद्रोही सरदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। चौथा विद्रोह दिल्ली में हुआ हाजी मौला के द्वारा। हाजी मौला दिल्ली के पूर्व जो कोतवाल फ़खरुद्दीन था, उसका एक दास था। उसने, कहा जाता है, गुंडों की एक फ़ौज दिल्ली में इकट्ठी कर ली थी और उन्होंने दिल्ली के कोतवाल की भी हत्या कर दी थी। और उन लोगों ने सुल्तान इल्तुतमिश की एक पुत्री का जो कोई दूर का वंशज था, उसको उन्होंने दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया और इस प्रकार से सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सुल्तान को जैसे ये पता चला, उसने इस विद्रोह के ऊपर जबरदस्त प्रहार करते हुए इस विद्रोह को भी दबा डाला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक करके 4 विद्रोहों का सामना करना पड़ा। और जब लगातार विद्रोह होते रहे, तब सुल्तान को समझने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आखिर बार बार विद्रोह होते क्यों। तो उसने इन विद्रोहों की जड़ में जाने का विचार किया और बहुत विश्लेषण करने के बाद उसने ये जाना कि इस व्यवस्था में ही कोई न कोई खामी है जिसके कारण बार बार विद्रोह होते हैं, इसलिए व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है। उसने विचार विमर्श के बाद में 4 निष्कर्ष निकाले कि 4 प्रमुख कारण हैं जिनके वजह से विद्रोह होते हैं। 4 कौन कौन से थे सुल्तान की नज़र में? पहला तो था कि सुल्तान के पास जानकारी का अभाव, अर्थात राज्य में क्या हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही हैं, इनके बारे में सुल्तान के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। अर्थात सुल्तान का जो गुप्तचर विभाग है वो इतना ज़्यादा सशक्त नहीं है जिससे कि समस्त जानकारियाँ राज्य की सुल्तान तक पहुँच नहीं पाती, और इस कारण जो भी षड्यंत्र वगैरह होते हैं उनकी जानकारी समय पर नहीं मिलने के कारण उनको दबाने में सफलता प्राप्त नहीं होती। दूसरा कारण उसने माना
कि शराब का जो शराब पीने का जो सामान्य प्रचलन है वो भी इसके पीछे बड़ा कारण है। क्योंकि इस प्रकार के शराब की प्रचलन होता है, शराब लोग पीते हैं, शराब पीने के बाद में जो आयोजन होते हैं उनमें शराब परोसी जाती है, और पीने के बाद में वो आपस में बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, मन के जो विचार हैं वो सामने लाते हैं, और इस प्रकार से विद्रोह की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार वहाँ पर हो जाता है। तीसरा कारण उन्होंने माना कि अमीरों के बीच में जो सामाजिक संबंध है वो सामाजिक संबंध, मेल मिलाप, परस्पर विवाह भी सुल्तान के विरुद्ध लोगों को एकत्र करने में, संगठित करने के पीछे एक मूल कारण है। यदि मान लीजिए दो अमीर एक दूसरे के वैवाहिक संबंधी हैं, उनमें से कोई एक अमीर अगर विद्रोह करता था तो दूसरे अमीर को वैवाहिक संबंध होने के कारण उसका सहयोग या समर्थन करना एक प्रकार से मजबूरी हो जाती थी। तो अमीर सुल्तान ने जाना कि इस प्रकार के जो संबंध होते हैं उन संबंधों से भी विद्रोहों को होने में सहायता मिलती है। चौथा कारण बताया उन्होंने कि बहुत सारे अमीर बहुत धनी हैं, और उनके धनी होने के कारण उस पैसे का उपयोग ये लोग षड्यंत्र करने में, सैनिक के रूप में सेना भर्ती करने में किया जाता है। अगर उनके पास धन का अभाव हो जाएगा तो वो रोजी रोटी कमाने में ही लगे रहेंगे, वो षड्यंत्र करने के लिए उनके पास अवसर ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार सुल्तान ने षड्यंत्रों के पीछे, विद्रोह के पीछे इन 4 कारणों को जाना, और जानने के बाद में सुल्तान ने विद्रोह को रोकने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। अर्थात 4 जो आदेश जारी किए गए थे, हर आदेश ऊपर उल्लेख किए गए 4 कारणों से संबंधित था, उनको रोकने में सहयोगी था। पहला आदेश जारी किया वह था गुप्तचर विभाग का मजबूती से संगठन करना। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे उन स्थानों के ऊपर अपने गुप्तचर नियुक्त कर दिए। यहाँ तक कि अमीरों के घरों में, उनके दफ्तरों में, बाज़ारों में, महत्वपूर्ण मिलन स्थलों में, हर जगह पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुप्तचर नियुक्त कर दिए, और उन गुप्तचरों को सीधा समाचार अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाने का एक्सेस दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब 2 सरदार भी आपस में, अमीर भी आपस में बात करते थे, तब भी उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता था। सामने वाला दूसरे को गुप्तचर समझता था और दूसरा सामने वाले को गुप्तचर समझता था। इसलिए वो जो आपसी बातचीत थी उसमें भी षड्यंत्र या सुल्तान के विरुद्ध कोई भी बात बोलने की हिम्मत नहीं करता था। और इस प्रकार न केवल धीरे धीरे सारी सूचनाएं सुल्तान तक पहुंची, बल्कि एक अमीर दूसरे अमीर पर अविश्वास भी करने लगे। दूसरा जो आदेश निकाला वह था शराब और मादक पदार्थों के ऊपर उसने पाबंदी लगा दी, उनके निर्माण पर पाबंदी लगा दी और उनके उपयोग पर पाबंदी लगा दी। और इस कारण से जो भी शराब का उपयोग होता था पार्टी वगैरह में, समारोह वगैरह में, वो सारा वहाँ पर उसका उपयोग बंद कर दिया गया, और नशे में होने वाले सारे के सारे षड्यंत्र इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गए। तीसरा आदेश उसने निकाला कि जितनी भी ज़मीनें दी गई हैं अनुदान में, वो सारी ज़मीनें वापस ले ली गई। इनमें सरकारी अनुदान में मिली ज़मीनें, इनाम के रूप में मिली हुई ज़मीनें, वक्फ अर्थात धार्मिक अनुदान के रूप में मिली हुई ज़मीनें भी जब्त कर ली गई। हम लोग जानते हैं कि उस समय आय का एक बड़ा जरिया ज़मीनें थी, और ज़मीनों से ही जो आय होती थी उस आय पर सरकार को टैक्स देना पड़ता था। परंतु बहुत सारी इस प्रकार की ज़मीनें भी होती थी जिसे हम अनुदान के रूप में मानते हैं, जिसके ऊपर प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता था। और उस समय ऐसे बहुत सारे अनुदान प्राप्त लोग थे जिनसे
जिनको उन ज़मीनों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था, और इस कारण से वो बहुत धनी हो गए थे। और हम सब जानते हैं कि अत्यधिक धन होना हमें अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो सुल्तान ने समस्त भूमि जो थी ना अनुदान के रूप में दी गई थी वो जब्त कर ली। इससे लोगों के पास पैसों की कमी हो गई और उन्होंने अपने आजीविका के लिए अन्य प्रकार के प्रयास करने प्रारंभ कर दिए, और उनका दिमाग धन कमाने में लगा, न कि षड्यंत्र करने में। जैसा कि बर्नी ने लिखा है, मलिकों, अमीरों, राजकीय कर्मचारियों और जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनको छोड़कर लोगों के घरों में सोना देखने को भी नहीं मिलता था। तो इस प्रकार की स्थिति लोगों की हो गई। अर्थात जो विद्रोह के पीछे बड़ा कारण था धन, उसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस आदेश के द्वारा कमज़ोर कर दिया। चौथा आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया वह था अमीरों के सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध। हमने देखा कि अमीर जब सामाजिक संबंध करते हैं तो सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप उन्हें एक दूसरे के कार्यों का सहयोग करना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कोई भी परस्पर अगर विवाह शादी वगैरह होगी तो उसके लिए सुल्तान की परमिशन लेनी ज़रूरी होगी। सुल्तान की परमिशन के बिना की गई सारी शादियाँ वगैरह सब उनको अगर इस प्रकार से की जाएंगी तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि सुल्तान पहले ही फिल्टर कर लेता था, छान लेता था कि अगर इन दो अमीरों के बीच में वैवाहिक संबंध होगा तो वो राज्य के लिए हानिकारक होगा या लाभदायक होगा। अगर उस राज्य के लिए लाभदायक उनको होने की संभावना थी तभी सुल्तान उनको आपस में संबंध बनाने की स्वीकृति देता था। तो इससे सामाजिक संबंधों के विवाह संबंधों के साथ साथ सामाजिक मेल मिलापों, गोष्ठियों, दावतों का भी अंत हो गया, और इस प्रकार एक प्लेटफॉर्म समाप्त हो गया जहाँ पर लोग एक दूसरे का सहयोग देने के लिए बाध्य होते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन अध्यादेशों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह के पीछे का मूल कारणों को समाप्त कर दिया, और आगे फिर अलाउद्दीन खिलजी को किसी प्रकार के विद्रोह करने की किसी अमीर की हिम्मत नहीं पड़ी, और वो लोग बुरी तरह से आतंकित हो गए और विद्रोह की संभावना एक प्रकार से समाप्त हो गई। अब हम थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत बलबन के राजत्व के सिद्धांत से ही प्रेरित था। हमने पीछे एक अध्याय में पढ़ा था कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, उससे बहुत हद तक प्रेरित था। सुल्तान भी ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था सुल्तान को, और अलाउद्दीन खिलजी ये भी मानता था चूँकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिए केवल अपने कार्यों के लिए वो केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है, वो अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत का एक बड़ा तत्व ये भी था कि वह राजा को स्वेच्छाचारी मानने के पक्ष में था, अर्थात उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण लागू नहीं है, न किसी प्रकार का कानून का नियंत्रण उसके ऊपर लागू है। उसका स्पष्ट मत था कि कानून से बंधा हुआ व्यक्ति किसी प्रकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित, किंतु मैं राज्य की अच्छाई के लिए जो उचित समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि राज्य के लिए उचित है वही उसकी नज़र में अच्छा है, कानून की नज़र में वो चाहे गैर कानूनी ही क्यों ना हो। एक और पक्ष जो अलाउद्दीन खिलजी का था राजत्व का, वो ये था कि उसने धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया, और ये मानता था कि राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसने उलेमाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं दी। उसका कहने का मतलब ये था कि
वह उलेमाओं के स्थान पर ज़्यादा अच्छी तरह से जानता था कि राज्य के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस कारण से उसने उलेमाओं की हस्तक्षेप को राज्य में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य के नियंत्रण स्थापित किया और एक प्रकार से धर्म के हस्तक्षेप को राजनीतिक मामलों में रोकने में सफल हुआ। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा के बारे में भी वो विश्वास रखता था, परंतु वह इसके लिए कभी भी लालायित नहीं रहा कि वह खलीफा से कोई खुतबा प्राप्त करे जिस प्रकार से इल्तुतमिश ने प्राप्त किया, परंतु उसने अपने आप को खलीफा का नायक माना और उसने यमीनुल खिलाफत ए नासिर ए अमीरुल मोमिनीन की उपाधि भी धारण की थी। इसलिए उसने खिलाफत का विरोध नहीं किया, परंतु खिलाफत से ही स्वीकृति मिलने पर ही उसके राजत्व को स्वीकार किया जाएगा, ये उसने कभी स्वीकार नहीं किया। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम एक और महत्वपूर्ण विषय को समझ लें कि विद्रोह का दमन तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया ही, साथ ही उसके समय एक और उसके सामने जो एक बड़ी समस्या थी वो थी कि जलालुद्दीन के जो पुत्र थे, खासकर अर्क अली खां जो मुल्तान में था, उनको और उनके सहयोगियों को किस प्रकार समाप्त किया जाए, क्योंकि जब तक वो हैं जीवित हैं तब तक उनका अलाउद्दीन खिलजी का राज्य निष्कंटक नहीं हो सकता था। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और जफ़र खां के नेतृत्व में 40,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना मुल्तान भेजी। इन्होंने जाकर वहाँ पर मुल्तान का घेरा डाल दिया। लगभग 2 महीने तक घेरा पड़ा रहा और उस घेरे के बाद में जलालुद्दीन के दोनों पुत्रों को कैद कर लिया गया, उनके परिवार सहित उनको दिल्ली लाया गया। परंतु रास्ते में ही सुल्तान के आदेश से अर्क अली खां, रुकनुद्दीन, उलगू खां और अहमद जब की आंखें फोड़ दी गई, उनकी स्त्रियों को बंदी बना लिया, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली और बाद में उन्हें हांसी की जेल में डाल दिया गया, जहाँ पर बाद में आगे जाकर उनका वध कर दिया गया। जलालुद्दीन की पत्नी मलिक जहाँ उसके बहुत जलालुद्दीन के वफादार अहमद जब और उलगू खां को दिल्ली लाया गया और वहाँ पर नसरत खां के महल में उसको बंदी बना कर रखा गया, बाद में उसका भी वध कर दिया गया। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतिम बाधा को भी समाप्त करने में सफलता प्राप्त की और अब वह राज्य पर नियंत्रण करने के में भी सफल रहा, विद्रोह को दबाने में भी सफल रहा और एक मजबूत नियंत्रण स्थापित करने में भी सफल रहा, जो आगे जाकर उसके विजय के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म, एक उचित मंच बन सकता था और यही उसने किया। आशा है इस चैप्टर में हमने अलाउद्दीन के बारे में और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को जानने में सफलता प्राप्त की। आगे के चैप्टर में हम कुछ नए मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।